नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। देश में घटी ग्रोथ की रफ्तार। जून तिमाही में जीडीपी दर 7.9 से घटकर 7.1%। सीसीआई ने बड़ी सीमेंट कंपनियों पर लगाया 6,300 करोड़ रुपए का जुर्माना। 10 कंपनियों को मिली गुट बनाकर दाम बढ़ाने की सजा। आम जनता पर महंगाई की एक और मार। पेट्रोल करीब 3.5 तो डीजल 2.5 रुपए से ज्यादा महंगा। कल रिलायंस की एजीएम में जियो पर हो सकते हैं बड़े ऐलान। टेलीकॉम सेक्टर में बड़े धमाके की उम्मीद। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्टर डोज। कंपनी के पक्ष में आर्बिट्रेशन से आया फैसला, तो आगे की लड़ाई से पहले सरकार देगी पैसा। कल की तूफानी तेजी के बाद बाजार में आज भी दिखी रफ्तार। दिन के कारोबार में निफ्टी ने छुआ 8,800 का स्तर। रॉबर्ट वाड्रा को जमीन आवंटन पर जस्टिस ढींगरा ने सौंपी रिपोर्ट। कहा सौदे में हुई गड़बड़ियां। कांग्रेस बोली बीजेपी की साजिश। पूरा ढींगरा आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बनकर सीमित रह गया। 2 महीने से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम गिरने का ट्रेंड तोड़ते हुए पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 48 पैसे और डीजल में 2 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। आईओसी ने कहा है कि पिछले 15 दिन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की मूल्य में 13% तक का उछाल आया है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया था। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्रोथ की घटती रफ्तार की। अप्रैल जून में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से कम रही है। इस तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.1% पर आ गई है। आंकड़ों पर यह दबाव कहां से आया है, ये बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, सबसे पहले जो आंकड़ों पर हम दबाव देख रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? तो ये इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं क्योंकि जीवीए अनुमान के मुताबिक है, लेकिन जीडीपी अनुमान से कम आता हुआ। और यहां पर अगर आप देखें तो साफ तौर पे इसके लिए जो जिम्मेदार फैक्टर्स हैं, पहले तो आप एग्रीकल्चर ग्रोथ अनुमान हमारा 2.5% के आसपास तक का था और वो आंकड़े आए हैं 1.25% पे। दूसरा, इंडस्ट्री अगर आप देखें 7.5% ग्रोथ का अनुमान था, 6% पे है। इसको थोड़ा सा ऑफसेट किया है, थोड़ा सा बचाया है सर्विसेज सेक्टर ने, जहां पर आंकड़े अनुमान से बेहतर हैं। 8.5 का अनुमान था और 9.5 से ऊपर सर्विसेज सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई है। खासतौर पे जो बड़े विलन हैं, माइनिंग, जहां पर हम देख रहे हैं करीब 0.5% की ग्रोथ दरअसल आती हुई दिखाई दी है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन, केवल 1.5% की ग्रोथ आई है, जो 4.5% के आसपास पिछले क्वार्टर में ही थी। ऐसी स्थिति में ये जो दबाव बनता हुआ दिख रहा है, अगर हम ये देखें कि डिमांड कहां से आ रही है और कहां दिक्कत है, तो सरकार की डिमांड काफी ज्यादा है, सरकार काफी खर्च कर रही है और सरकार का जो कंजम्पशन है 19% बढ़ा है। प्राइवेट कंजम्पशन अगर आप देखें तो वो करीब 6.5% के आसपास बढ़ा है, कम है, लेकिन यहां पर आगे चलते हुए पिकअप की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जो दिक्कत है वो है इन्वेस्टमेंट की डिमांड नहीं है। अगर आप ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन जो हम कहते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जो कुल कैपिटल गुड्स में निवेश बताता है, कैपेसिटी में जो विस्तार होता है उसको बताता है, वो 3% से घट गया है। ये चिंता की बात है, ये दरअसल प्रेशर पॉइंट है इस समय इकोनॉमी के लिए। लेकिन प्रदीप, इन आंकड़ों को देखते हुए क्या लगता है, आरबीआई रेट घटाएगा अब? ऑफ कोर्स ये तर्क दिया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए रेट घटाइए, लेकिन क्या रेट घटाने से ही केवल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? दरअसल इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि जब आप डिमांड बढ़ती हुई अगर देखेंगे आगे, पे कमीशन के चलते शहरी डिमांड बढ़ेगी और थोड़ी बहुत ग्रामीण डिमांड भी, और अच्छे मॉनसून के चलते खास तौर पे ग्रामीण डिमांड बढ़ेगी। तो आज की तारीख में जो कंपनियां अपनी कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, उनके लिए जब कंजम्पशन डिमांड आएगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तब वो एक्सपेंशन की, निवेश करने की सोचेंगे और तब दरअसल इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ेगी। तो ये जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आप रेट कट करें, तुरंत ही आपको उसका इंपैक्ट देखने को मिले। इकोनॉमिस्ट इस समय इनफैक्ट ये मान रहे हैं कि रेट शायद स्टेबल ही रहेंगे, शायद 1/4% का कट केवल देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो दूसरे ड्राइवर हैं, पे कमीशन है, अच्छा मॉनसून है, ये दरअसल ग्रोथ को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इस वक्त माना जा रहा है कि दूसरी छमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ 8% तक पहुंच सकती है और ऐसी स्थिति में पूरे साल का औसत 7.5 से 7.25% के बीच रहने की उम्मीद है। शुक्रिया इस पूरी समझाइश के लिए प्रदीप। जीडीपी के आंकड़ों पर आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास का कहना है कि ज्यादा सब्सिडी की वजह से जीडीपी ग्रोथ कम रही है।
If you take out that subsidy expenditure, which is roughly about 0.3% of GDP, then the GDP would have been roughly about 7.4%. But that is the main reason. Now on the positive side, there are three positives which one has to recognize. One is on exports. Last year it was negative growth by about minus 5.7% or so, and this year it is plus 3.2%, so that is a positive development. Secondly, I think manufacturing side also, last year it was about 7%, 7.3%. This year it's about 9.1%. So there are some positive developments in the manufacturing side. And thirdly, in the services sector also, I think growth this year is also higher than last year Q1. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर उमेश रेवांकर का कहना है कि नए गवर्नर इतनी जल्दी रेट कट नहीं करेंगे। दबाव तो रहेगा इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि और फर्दर इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए नए गवर्नर थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का आंकड़े में उन लोग नजर रखेंगे और मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट और कम हो जाएगा। फिर भी बाई दी फाइनेंशियल ईयर एंड एक 25 बेसिस पॉइंट टू 50 बेसिस पॉइंट कम होने का चांसेस है। तो क्लियरली यहाँ पे रेट कट की संभावना कम दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। साठगांठ करके सीमेंट के दाम बढ़ाने और धांधली करने पर सीसीआई ने सीमेंट कंपनियों पर शिकंजा कसा है। सीसीआई ने 10 सीमेंट कंपनियों पर भारी जुर्माना ठोका है। इसमें जेपी एसोसिएट्स, अल्ट्राटेक, एसीसी, लफार्ज जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। जेपी एसोसिएट्स पर सबसे ज्यादा 1326 करोड़ रुपए, अल्ट्राटेक पर 1175 करोड़ रुपए, अंबुजा सीमेंट पर 1164 करोड़ रुपए, तो एसीसी सीमेंट पर 1148 करोड़ रुपए, वहीं लफार्ज पर 490 करोड़ रुपए, सेंचुरी सीमेंट पर 274 करोड़ रुपए, रैमको पर 259 करोड़ रुपए और इंडिया सीमेंट पर 187 करोड़ और जेके सीमेंट पर 128 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यहां पर आपको बताते हैं कि जानकारों का क्या कहना है। मनीलिशियस कैपिटल के अविनाश गोराक्षकर का कहना है कि सीमेंट कंपनियों पर जुर्माने से कंपनियों के शेयर पर कल नकारात्मक असर दिखेगा। उनका कहना है कि कल अल्ट्राटेक और एसीसी पर खासा दबाव देखा जा सकता है। काफी बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है और अगर हम जुर्माने की बात करें तो अल्ट्राटेक, एसीसी और जयप्रकाश, ये तीनों ही स्टॉक्स पे हमको लग रहा है कि काफी नेगेटिव रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। आज अल्ट्राटेक का शेयर काफी अच्छी तरह से तेजी से बढ़ा है। मेरे ख्याल से अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो नेगेटिव सरप्राइज आएगा वो अल्ट्राटेक और एसीसी के लिए आएगा। जेपी तो ऑलरेडी एक पिटा हुआ शेयर है, तो यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में भले ही गिरावट ज्यादा आ सकती है, बट प्राइस, एब्सोल्यूट प्राइस में तो कोई गिरावट मायने नहीं रखता। तो अल्ट्राटेक डेफिनेटली कुड सी बिग काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर और ये मेरे ख्याल से एक टॉकिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि सीसीआई ने जो पहले केसेस थे वो पूरी तरह से सेटल की थी, लेकिन ये जो वापस जो जुर्माना आया है, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री और मेरे ख्याल से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसके लिए, इनके लिए काफी बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है। तो कल एक डेफिनेटली एक बिकवाली का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, इस मामले पर अब विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीमेंट डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन संजय लाड़ीवाला। संजय जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल साफ तौर से हम यही पूछना चाहेंगे कि सीमेंट कंपनियों पर जुर्माना जो लगाया गया है, इंडस्ट्री के लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो कितनी बड़ी चेतावनी दी जा रही है इसके जरिए और इससे क्या कंपनियां सुधरेंगी? जरूर, ये चेतावनी तो जरूर है, क्योंकि ऐसे कभी हुआ नहीं है। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस और ये ट्रिब्यूनल में अपील में भी गया था। अपील ने फिर से सीसीआई को दिया था रिविजिट करने को। अभी ये रिविजिट करके ऑर्डर कंफर्म किया है सीसीआई ने, तो ये डेफिनेटली एक चेतावनी तो है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि इस स्टेज के बाद अपील का स्टेज एक और है, सुप्रीम कोर्ट तक अपील हो सकती है। और ये जो जुर्माना हुआ है वो काफी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे हुआ है, तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसको मद्देनजर रखते हुए इस पे ये अपहोल्ड करती है कि नहीं, ये देखने की बात है। अपील तो होगी, ये तो आगे का एक्शन प्लान है जो शायद सीमेंट कंपनियां लेंगी संजय जी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस जुर्माने के बाद सीमेंट के दामों पर कुछ असर पड़ता हुआ हम देखेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि सीमेंट के दामों पर असर पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट का दाम
लॉन्ग टर्म में तो डिमांड सप्लाई के ऊपर है। इससे सिर्फ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा, सीमेंट के दामों पर तो जरूर नहीं पड़ेगा। चलिए, तो इमीडिएट इफेक्ट तो हम कीमतों पर नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ कंपनीज के स्टॉक पर हम जरूर कल असर देखेंगे। शुक्रिया फिलहाल समय निकालकर हमसे बात करने के लिए संजय जी। आगे बढ़ते हैं। कल बाजार की नजर रिलायंस के एजीएम पर भी होगी और उम्मीद की जा रही है कि इसमें रिलायंस जियो को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इन ऐलानों से टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदल सकती है। चलिए और जानकारी लेते हैं इस पर और सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा से। डिम्पी, आखिर बताएं कि कितने बड़े ऐलान की उम्मीद है कल? देखिए, कल रिलायंस की जो एजीएम है अपने आप में बड़ी अहम है, क्योंकि यहाँ पे टेलीकॉम को लेकर बड़े ऐलान यहाँ पे हो सकते हैं और खुद मुकेश अंबानी क्योंकि इसकी अध्यक्षता करेंगे तो इसलिए बड़ा अहम हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल कमर्शियल प्लान को लेकर कुछ घोषणाएं संभावित हैं कि ये आ सकती हैं जो कि टेलीकॉम से ही जुड़ी हुई होंगी और इसके अलावा बाजार भी इस पर रिएक्शन देने के लिए आतुर होगा, क्योंकि मार्केट के ये कह सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर के पूरा खेल बदल सकता है कल अगर टैरिफ प्लान या फिर कमर्शियल लॉन्चिंग को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट कल इस एजीएम में होती है। असल में रिलायंस जियो का अगर आप देखेंगे तो डाटा और फोन का ये लॉन्च करने की कल बात सामने आ सकती है और इसके अलावा अगर आप फोन में देखें तो गेम चेंजर के तौर पर डाटा के अंदर ये एक उभरता हुआ प्लेयर है, क्योंकि अब तक का अनुमान है कि सबसे तेज ये डाटा देने का प्रोवाइडर रिलायंस जियो कर रहा है और इसके अलावा 4G बेस्ड है तो इसके सर्विसेज भी अपने आप में काफी बेहतर हैं। इसके अलावा फोन, मनोरंजन ऐप, पेमेंट और सर्विसेज भी इसी रिलायंस जियो के जरिए आपको मुहैया हो पाएंगी और करीब 30 लाख से ज्यादा का अब तक ग्राहकों पे ये टेस्ट भी हो चुका है। तो कल एजीएम के अंदर मेजर अनाउंसमेंट्स टेलीकॉम के कमर्शियल प्लान को ऐलान को लेकर हो सकती है। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए डिम्पी। मॉरिशस कैपिटल एंड एडवाइजरी सर्विसेज के अविनाश गौराक्षकर का कहना है कि कल बाजार की नजर रिलायंस जियो के लॉन्च होने की तारीख और उसके टैरिफ प्लान पर रहेगी और इसका असर रिलायंस के शेयर पर देखने को मिलेगा। रिलायंस की जो मीटिंग है इसमें रिलायंस जियो का जो रोल आउट है मेरे ख्याल से उसके ऊपर चेयरमैन मुकेश अंबानी साहब का क्या स्टेटमेंट आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उनका टैरिफ प्लान क्या रहेगा वहां पे सबकी नजर रहेगी। तो मेरे ख्याल से रिफाइनिंग बिजनेस को छोड़े तो रिलायंस जियो का ही चर्चा शायद मार्केट ज्यादा जानना चाहेगी और यहीं पे अगर न्यूज फ्लो थोड़ा पॉजिटिव होगा, थोड़ा एग्रेसिव आएगा, मेरे ख्याल से उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट रिलायंस के शेयर पे पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि अभी काफी समय से हमने देखा है कि ये लॉन्च एक्सपेक्टेड था। मेरे ख्याल से लॉन्च डेट और जो टैरिफ प्लान्स है उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। तो यहाँ पर बाजार के नजर तमाम अनाउंसमेंट पर रहेगी और साथ ही आपको डिस्क्लेमर भी दे देते हैं, CNBC आवाज TV18 ब्रॉडकास्ट का चैनल है, TV18 रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन पर सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टाटा मोटर्स को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अधिग्रहण को गलत ठहराते हुए जमीन किसानों को वापस लौटाने का आदेश दे दिया है। जमीन लौटाने के लिए 12 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 1000 एकड़ जमीन का ये अधिग्रहण 2006 में वाम सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया था और कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण करना जनहित का फैसला नहीं होता। राज्य सरकार ने इस मामले में सही तरीके से नियमों का पालन नहीं किया है, इसीलिए यह अधिग्रहण पूरी तरह गैर कानूनी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन किसानों को मुआवजा मिल चुका है उनसे वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 1 दशक से वो अपनी जमीनों से वंचित हैं। सी एंटरटेनमेंट ने स्पोर्ट्स कारोबार सोनी एंटरटेनमेंट को बेच दिया है। 10 स्पोर्ट्स के सभी चैनल्स के लिए ये डील करीब 2600 करोड़ रुपए में हुई है। ये पूरी तरह कैश में होने वाली डील 4 से 5 महीने में पूरी होने की उम्मीद है और आपको बता दें कि साल 2016 में 10 स्पोर्ट की आय करीब 600 करोड़ थी और कंपनी को सालाना 100 करोड़ का घाटा हो रहा था। इस डील से जी एंटरटेनमेंट को इस घाटे से छुटकारा मिलेगा। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए इको फ्रेंडली गणेश का बढ़ा ट्रेंड।
बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। कल की शानदार तेजी के बाद बाजार में आज भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिले जुले संकेतों के बावजूद इंट्राडे के दौरान निफ्टी 8,800 के ऊपर चला गया था, लेकिन बाद में ऊपरी स्तर से थोड़ा दबाव देखने को मिला और निफ्टी 42 पॉइंट और सेंसेक्स 110 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। बैंकिंग शेयरों में खासी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा ऑटो और कैपिटल गुड्स में भी अच्छी खरीदारी दिखी। कैबिनेट ने विदेशी निवेशकों को स्थायी निवासी का दर्जा देने के लिए भी मंजूरी दे दी है। अब विदेशी निवेशकों को बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फैसले के बाद भारत भी दूसरे विकसित देशों में शामिल हो जाएगा जहां विदेशी निवेशकों को स्थायी निवासी का दर्जा मिलता है। स्थायी निवासी बनने के लिए विदेशी निवेशकों को 18 महीने में न्यूनतम 10 करोड़ या 36 महीने में 25 करोड़ निवेश करना होगा। साथ ही हर साल कम से कम 20 भारतीयों को रोजगार भी देना होगा। घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों की हालत सुधारने के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि घाटे वाले सरकारी होटल्स की हालत सुधारने के लिए हिस्सा बेचने के अलावा कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी देने पर विचार किया जा सकता है। We've expanded the policy, and in the expanded policy, various kinds of options are now before the government. You have some PSUs which just can't be revived. So the government has also taken a decision to close some of them, though that's not a preferred option as far as the government is concerned. HMT, for example, it's an option of revival is not possible, and therefore the government has taken in some cases a decision to close them. There will be some cases, particularly of hotels or loss-making PSUs, we would prefer to divest them. And if a private party could come and restructure them and run them, we'll welcome them. The hotel certainly is much easier, and therefore it will be done. आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री पर दिग्गजों की क्या राय है। देश में ऑटो कंपनियों की संख्या सियाम के 56वें वार्षिक सम्मेलन में डीजल गाड़ियों पर बैन, स्क्रैप पॉलिसी, जीएसटी के असर और दूसरी रेगुलेटरी नीतियों की यहां पर चर्चा हुई है। सियाम के प्रेसिडेंट विनोद दसारी ने सरकार से प्रदूषण सुरक्षा और फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में स्पष्ट नीति की मांग रखी है। साथ ही पर्यावरण के लिए सुरक्षित गाड़ियों को बढ़ावा देने वाली स्कीम फेम का विस्तार करने और इसमें खर्च बढ़ाने की मांग भी की। सरकार की तरफ से भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने कहा है कि सरकार ऑटो इंडस्ट्री की अनिश्चितता दूर करने के लिए कदम उठा रही है। दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के ईडी पवन गोयनका ने उम्मीद जताई है कि फेस्टिव सीजन में सेल्स की ग्रोथ 15% तक पहुंच सकती है। हमारी उम्मीद यही है, हमारी कहने का मतलब इंडस्ट्री की उम्मीद यही है कि जो पिछले साल फेस्टिव सीजन थी उससे अच्छी ग्रोथ रहेगी इस साल, लेकिन एक बम्पर फेस्टिव सीजन कह नहीं सकते। अगर हो जाएगी तो बड़ी खुशी होगी हमें, लेकिन हम उस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा होगा। टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि पिश्रोडी ने हमारी संवाददाता मुग्धा मिश्रा से स्क्रैप पॉलिसी और जीएसटी पर बात की। उनका मानना है कि स्क्रैप पॉलिसी प्रदूषण की रोकथाम के लिए अच्छा कदम है। पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काफी क्लैरिटी आ रहा है और अच्छे मानसून 2-3 साल गैप के बाद, लेकिन फिलहाल जो है मानसून का इफेक्ट काफी जबरदस्त है क्योंकि काफी जगह एक्सेस मानसून और फ्लडिंग भी है। बट ये जो पोस्ट मानसून सिनेरियो है विद स्टार्टिंग विद फेस्टिवल सीजन इन अक्टूबर, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स और कार्स के लिए, बिकॉज जो मानसून है उसमें रूरल इम्पैक्ट ज्यादा आता है। पे कमीशन इज ऑल्सो अफेक्टिंग मोर द मिडिल एंड लोअर इनकम ग्रुप, तो उस पर अच्छा बेनिफिट आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में ट्रैफिक जैम हो गया है। गुरुग्राम में भी कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। जगह जगह सड़क पर जमा पानी को निकालने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। इस बीच लोगों ने ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाला तो दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस भी लोगों को ट्विटर के जरिए ही जाम वाले इलाकों की जानकारी दे रही है।
इस बीच लंबे वक्त से ठंडे पड़े प्रॉपर्टी मार्केट में जान फूंकने के लिए MCHI यानी महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री ने तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई में 27वें MCHI क्रेडाई एग्जीबिशन के लिए बिल्डरों ने बढ़ चढ़कर बोली लगाई और स्टॉल भी बुक किए। ग्रेट मुंबई प्रॉपर्टी फेस्टिवल के नाम से ये एग्जीबिशन 6 से 9 अक्टूबर को मुंबई में होगा और 15 दिन पहले इसे ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इस एक्सपो में MMR रीजन के 1800 डेवलपर्स के प्रोजेक्ट होंगे, जहां आप 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के घरों का विकल्प देख पाएंगे। साथ ही इसमें आप कई तरह के इनाम और ऑफर्स भी पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस एग्जीबिशन के सभी डेवलपर्स और प्रोजेक्ट MCHI क्रेडाई के से अप्रूव्ड होंगे, यानी काफी हद तक जालसाजी से आप बचे रहेंगे। ईश्वर की पूजा हमें प्रकृति के करीब ले जाए तो इससे बेहतर आखिर और क्या हो सकता है। शायद यही वजह है कि इस बार गणपति उत्सव के लिए इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों की मांग बढ़ी है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो हमारी संवाददाता आयुषी आपके लिए लेकर आई है इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति खरीदने के शानदार ऑप्शंस। दंत गजानन अष्टविनायक, नाम कई रूप एक। बप्पा के आने की खुशी में पूरा देश मग्न है, लेकिन ये वक्त खुशी में मग्न होने के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में मिट्टी से बनी गणेश मूर्ति लाकर इको फ्रेंडली तरीके से उत्सव मनाने का संदेश दिया था। इसका असर भी है। इको फ्रेंडली गणपति आज ट्रेंड बन चुके हैं। गणपति जो मिट्टी का बनता है तो प्रदूषण नहीं फैलता, पानी खराब नहीं होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति है, उससे पर्यावरण की बहुत हानि होती है। हम लोग भी इस बार गांव में इको फ्रेंडली लाने वाले हैं। गणपति हमारा भगवान की जैसे है, तो हमें लगता है कि उसकी अच्छी तरह से विसर्जना हो, ताकि अगले साल भी हम लोग उसको अच्छी तरह से मना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जो बोला है वो सही बोला हुआ है। इको फ्रेंडली लाना मांगता है और मिट्टी वाली लाएंगे तो बेस्ट है, क्योंकि पानी में प्रदूषण नहीं होगा। भक्तों के लिए इको फ्रेंडली गणेश उत्सव सोने पर सुहागा वाली बात है, क्योंकि पारंपरिक रूप से भी गणेश मूर्तियाँ मिट्टी और सामान्य रंगों से ही बनती आई है। ये 35 साल हो गए इधर। 35 साल जो फर्स्ट कारखाना जब चालू है ना, तभी से मिट्टी के गणपति बन रहे हैं। मिट्टी के गणपति पानी में विसर्जन करने के समय जो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। पहले हम लोग के पास खाली 20-22 जाते थे गणपति, अभी कम से कम 350 मूर्ति हम लोग के इधर से जा रही है मिट्टी का। ये का भी रेट मतलब अभी घट गया है। आबादी बढ़ी तो सिंथेटिक वस्तुओं का चलन भी बढ़ा, वरना कौन भक्त नहीं चाहता कि उसकी पूजा प्राकृतिक सामग्री से पूरी हो। तो अगर आपको भी पानी है गणपति की पूरी कृपा, तो जरूर मनाइए इको फ्रेंडली पूजा। आयुषी डिमरी, मुंबई। तो ये तो बात हुई है इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियों की, लेकिन जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में गणपति उत्सव से पहले लड्डू उत्सव मनाया जा रहा है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसकी तस्वीरों के साथ।